कहानी की शुरुआत में हमें शादी का सीन दिखाया जाता है जहां आए सारे लोग एक मोटी लड़की शाओशू के बारे में बात कर रहे थे कि ज़रा इसे तो देखो, ये मोटी होने के साथ साथ काफ़ी बदसूरत भी है। राजा के ऑर्डर्स पर बेचारे राजकुमार ज़ी रुई को इससे शादी करनी पड़ रही है, वरना वो प्यार तो सिर्फ और सिर्फ लियाओ से करते हैं। लियाओ इससे कहीं गुना बेहतर है, पर बेचारी की फूटी किस्मत, उसे राजकुमार ज़ी रुई की बस मात्र एक कॉन्क्यूबाइन बनकर रहना पड़ेगा, जबकि ये मोटी सुअर जैसी शाओशू बड़े मंत्री की बेटी होने की वजह से उसे ज़ी रुई की पहली पत्नी बनने का चांस मिल गया। शाओशू को अपने बारे में ऐसी बातें सुनकर बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। वैसे राजा के ऑर्डर्स पर राजकुमार ज़ी रुई को आज शाओशू के साथ शादी करनी थी, लेकिन वो लियाओ के साथ भी शादी कर लेता है। कुछ लोग शाओशू की तरफ देखकर कहते हैं कि जरा देखो तो ये कितनी ज्यादा तगड़ी है, इसे तो ठीक से झुका भी नहीं जा रहा। ये सुनकर शाओशू जैसे ही नीचे झुकने जाती कि पीछे से उसकी ड्रेस फट जाती है एंड लोग उस पर हंसने लगते हैं। ज़ी रुई ये देखकर मुंह बिगाड़ता है कि इसने तो सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। शादी की आखिरी रस्म में पति पत्नी को एक दूसरे के सामने झुकना होता है, तो ज़ी रुई लियाओ की तरफ मुड़ गया था और वो शाओशू को फुल्ली इग्नोर करता है। ये देखकर उस बेचारी का बुरी तरीके से दिल टूट गया था। ऊपर से ये सारे लोग उसे ताने कसना छोड़ नहीं रहे थे कि बेचारे हमारे राजकुमार, अब उसको इस मोटी के साथ जिंदगी भर रहना पड़ेगा। तभी ही लियाओ के एक इशारे पर उसकी नौकरानी शाओशू की तरफ मेंढक फेंकती है, जिसको अचानक से अपनी तरफ आता देखकर शाओशू इतना ज्यादा डर गई थी कि वो टेबल से जाकर टकराती है और टेबल टूट जाता है। अब सभी लोग शाओशू का मजाक उड़ाने लगे थे। ये देखकर ज़ी रुई कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, आज शादी के दिन भी तुम ढंग से पेश नहीं आ सकती, सारी डेकोरेशन बिगाड़ दी, अभी मेहमान तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ये तो राजा के ऑर्डर्स की वजह से मजबूरन मुझे तुमसे शादी करनी पड़ रही है, वरना मैं तुम जैसी को मुंह तक ना लगाऊं। ज़ी रुई की डांट सुनकर शाओशू एकदम से चुप हो गई थी। अगले सीन में शाओशू अपने चैम्बर में ज़ी रुई के आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आता। ऊपर से मंडप में आज जो कुछ भी हुआ उस वजह से वो काफी ज्यादा दुखी भी थी। वो कहती है कि ज़ी रुई, आखिर में तुम मुझे इस तरह से कैसे भूल सकते हो। फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि एक बार ज़ी रुई की आंखें खराब हो गई थी और उसी वक्त किसी ने उसे लव पॉइजन दे दिया था। शाओशू उसी कमरे में थी। थोड़ी देर के बाद वो उससे कहता है कि हमारे बीच में अब सब कुछ हो गया है, तो मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ तुमसे शादी करके। शाओशू कहती है कि नहीं नहीं, मैं तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बदसूरत हूँ, तुम शादी की बात मत करो। ज़ी रुई कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारा ये काइंड नेचर काफ़ी पसंद आ गया है और मैं सचमुच में ज़िंदगी भर तुम्हारी केयर करना चाहता हूँ। शाओशू इन सारी बातों को याद करके कहती है कि ज़ी रुई वो तुम थे जिसने शादी की बात की थी, तो फिर तुम अचानक से लियाओ को कैसे पसंद करने लगे। तभी ही उसके रूम में एक आदमी आता है। दूसरी तरफ ज़ी रुई लियाओ के साथ सुहागरात मनाने की तैयारी में था। वो उसे कहता है कि लियाओ, मुझे बस तुमसे प्यार है। उस रात हम दोनों के बीच में सब कुछ हो गया था, जिस वजह से तुम प्रेग्नेंट हो गई। तब मैंने कहा था कि मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, तो देखो मैंने अपना वादा पूरा किया है। इतना बोलकर वो जैसे ही लियाओ को किस करने चाहता कि लियाओ की नौकरानी आकर चिल्लाती है कि मैंने शाओशू के रूम में किसी दूसरे आदमी को जाते हुए देखा। ये सुनकर ज़ी रुई भागकर यहाँ से जाता है और लियाओ उसके एक्सप्रेशन को देखकर लग रहा था कि ये सब कुछ कराने वाली वही है। यहाँ पर ये बंदा जैसे ही शाओशू के साथ कुछ गलत करने छापा था कि तभी ही वहाँ पर ये सभी लोग आ जाते हैं। ज़ी रुई कहता है कि शाओशू, तुम मेरी पीठ पीछे किसी दूसरे आदमी के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो, अब तुम इतनी नीच हरकतें भी करने लगी। शाओशू उसे कुछ समझाने छापाती कि ये बंदा कहने लगता है कि देखिए राजकुमार, ये शाओशू ही थी जिसने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मैं तो उससे बचकर भागना चाहता था, लेकिन उसके मोटे शरीर की वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा था। अच्छा है कि आप सभी लोग यहाँ पर आ गए, वरना आज तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। तभी ही लियाओ शाओशू के पास आकर उसका रेड सिनेबार का निशान देखने लगती है जो कि गायब था। वो कहती है कि इसका मतलब ये है
कि तुम सचमुच में इस आदमी के साथ सो चुकी हो। वो कहती है कि ऐसा नहीं है ज़ीरुई, उस रात जब तुम नशे में थे तब मैंने तुम्हारी मदद की थी। उस रात के बाद से मेरा ये रेड सिनेबार का निशान चला गया। जहाँ तक इस आदमी की बात है तो मैं तो इसे जानती तक नहीं। लियाव कहती है कि झूठ, उस रात तो ज़ीरुई के साथ मैं थी, मैंने उसकी जान बचाई थी। क्या अभी तुम ये झूठ बोलकर इस सिचुएशन से बचना चाहती हो? तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे इस झूठ से तुमने जो ये कांड किया वो कवर हो जाएगा? शाओशू कहती है कि नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। कि ज़ीरुई जोर से चिल्लाता है कि बस करो मोटी सांड कहीं की, और कितना झूठ बोलोगी, मैं तुम्हारा ये नाटक और ज्यादा झेल नहीं सकता। लियाव अभी मेरे बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है, तो उस रात लियाव ने मेरी मदद की। इस बात का इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? शाओशू कहती है कि लोग मेरे बारे में इतनी गलत गलत बातें बोलते हैं, मुझे इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ज़ीरुई तुम भी मेरे बारे में ऐसी ही सोच रखते हो। अब तुम मुझे पसंद नहीं करते, अब तुम्हें सिर्फ लियाओ से प्यार है। इतना बोलकर वो खंभे से जाकर टकराकर अपनी जान दे देती है। वेलिया ड्रामा हमारी फीमेल लीड देख रही थी। वो कहती है कि ये गधे जैसा राजकुमार ज़ीरुई, इसकी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है। उसने इस बेचारी शाओशू के साथ कितना ज्यादा गलत कर दिया, और ये कलाकारी करने वाली लियाओ, इसको तो रॉकेट में बिठाकर प्लूटो पर भेज देना चाहिए। तभी ही अचानक से वो गिर जाती है। वहाँ पर रखी सारी घड़ियों का टाइम पीछे पीछे जाने लगा था, और एकदम से उसकी आत्मा शाओशू की बॉडी के अंदर आ जाती है। जैसे ही वो होश में आती कि ज़ीरुई वापस से चिल्लाने लगा था कि क्या तुम मरने का नाटक करके मुझे डराना चाहती थी ताकि मैं तुम्हारी परवाह करने लगूं, पर अफसोस ऐसा कभी नहीं होगा। शाओशू आसपास का माहौल देखकर समझ जाती है कि अब वो ड्रामा के अंदर आ चुकी है। वो कहती है कि कमीने ज़ीरुई, तुझे क्या लगता है कि तू एक राजकुमार है तो मैं तुम्हारे पीछे पड़ी रहूंगी? देखो, मैं तुम्हारा कोई अटेंशन पाने के लिए मरी नहीं जा रही, मरे मेरी जुत्ती। और तू कलाकारी करने वाली लियाओ, अगर आगे से मुझे फंसाने की कोशिश की या फिर मुझे बदनाम किया तो मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगी। ये सुनकर ज़ीरुई कहता है कि मेरी लियाव के बारे में ऐसी बातें बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाओशू दोनों को ही एक एक चाटा लगाकर कहती है कि बेइज्जती तो तुम लोग मेरी कर रहे हो, अगर आगे से ऐसा किया तो तुम दोनों को पैरों से कुचल दूंगी। ये मेरा चैम्बर है, तो यहाँ से निकल जाओ। जाते जाते ज़ीरुई कहता है कि शाओशू, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मैं इस बात की तुम्हें जरूर सजा दूंगा। आगे ज़ीरुई ने शाओशू को ढेर सारे कपड़े धोने का काम दिया था। उसकी नौकरानी कहती है कि ये कपड़े तो बस आए ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अगर ऐसे ही हम कपड़े धोते रहे तो एक दिन बस कपड़े धो धोकर मर जाएंगे। अब हमारी फीमेल लीड तो एक साइंटिस्ट थी, ऊपर से यहाँ पर आने के बाद उसे डोरेमोन की पॉकेट जैसा एक बॉक्स मिला था जिसके अंदर से वो जो चाहे वो निकाल सकती थी। बस फिर इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके वो एक सूरज की एनर्जी से चलने वाला वॉशिंग मशीन बनाती है। उसकी पर्सनल मेड कहती है कि मैडम, इस मशीन से तो कपड़े आसानी से धुल रहे हैं, वो भी बिना किसी मेहनत के, ये तो बड़े काम की चीज़ है। ये सुनकर शाओशू को एक आइडिया आता है एंड वो ऐसे ढेर सारे वॉशिंग मशीन बनाकर उसे मार्केट में बेचने चली जाती है। यहाँ पर वो अपनी मशीन के बारे में सभी लोगों को समझा रही थी कि तभी ही इतनी भीड़ देखकर एक भिखारी वहाँ पर आता है। शाओशू उसका गंदा कोट मांगकर उसे मशीन में धुलने के लिए डाल देती है। जब कपड़ा धुलकर बाहर आता कि वो काफी सफेद और महक रहा था। ये देखकर लोग इस मशीन को खरीदने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं कि अगर हमने इससे कपड़े धोए तो हमारा काफी सारा समय बच जाएगा। शाओशू अपनी चीजों पर डिस्काउंट और कूपन वगैरह दे रही थी और वॉशिंग मशीन में यूज होने वाला सोप वो इन लोगों को फ्री में दे रही थी कि सभी लोग इस मशीन की मांग करने लगते हैं कि हमें भी इसे खरीदना है। राजा जो कि नगर की सैर करने के लिए निकले थे, इतनी ज्यादा भीड़ लगी देखकर वो पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है और ये राजकुमार ज़ीरुई की वाइफ ये यहाँ पर क्या कर रही है। उसका यूनुक किसी से पूछता है कि ये क्या चीज़ है, कि वो औरत बताती है कि ये कपड़े धोने की मशीन है, बड़े कमाल की चीज़ है, इससे कपड़े बिना किसी मेहनत के धुल जाते हैं। मैं तो कहती हूँ कि तुम भी खरीद लो वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा। राजा को ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है एंड वो भी एक मशीन को खरीद कर उसे राजमहल लेकर आते हैं। अभी वो रानी को वॉशिंग मशीन का यूज़ करके दिखा रहे थे
कि इससे कपड़े आसानी से धुल जाते हैं और कपड़ों में से अच्छी खुशबू भी आ रही है। रानी इसे देखकर काफी खुश हो गई थी कि तभी ही वहाँ पर ज़ीरुई आकर कहता है कि फादर, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। राजा कहते हैं कि 2 महीनों के बाद रानी के जन्मदिन पर मैंने जश्न रखा है, तो तुम इस जश्न में अपनी वाइफ शाओशू को जरूर लेकर आना। वो लड़की बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उस लड़की ने तो मुझे पहली ही नजर में काफी इम्प्रेस कर दिया। रानी कहती है कि अगर तुम मेरी बहू को लेकर नहीं आए तो मैं तुम्हें अंदर घुसने नहीं दूंगी। ये सुनकर ज़ीरुई सोच में पड़ गया था कि भला ये दोनों शाओशू की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। अब उस मोटी ने क्या कर दिया। आगे वो घर वापस आकर सीधा शाओशू से मिलने के लिए उसके कमरे की तरफ जा रहा था। ये चीज़ देखकर लियाव कहती है कि ये भला उस मोटी के रूम की तरफ क्यों जा रहा है। पक्का उसकी डांट लगाने जा रहा होगा, क्योंकि उसने घर के बाहर जाकर बाजार में इतना बड़ा हल्ला जो मचाया। वो अपनी नौकरानी से कहती है कि चलो वहाँ पर जाकर तमाशा देखते हैं। यहाँ पर शाओशू ज़ीरुई को झाड़ू मार मार कर भगा रही थी कि तुम निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी। ज़ीरुई कहता है कि मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का कोई शौक नहीं, ये तो राजा ने इस जश्न में स्पेशली तुम्हें इनवाइट किया, इसलिए मैं तुम्हें ये बात बताने आया था। तभी ही वहाँ पर लिया आकर कहने लगती है कि राजकुमार तुमसे इतनी अच्छे से पेश आ रहे हैं और जरा तुम्हें तो देखो, तुम कितनी बदतमीज हो रही हो। तभी ही शाओशू की नौकरानी आकर लियाव के ऊपर गंदा पानी फेंकने ही वाली थी कि बीच में लियाव की नौकरानी आ जाती है। ज़ीरुई जोर से चिल्लाता है कि तुमने ये क्या किया, तुम इस तरह से लियाव को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो कहती है कि मुझे राजा के किसी भी जश्न में नहीं आना, तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं झाड़ू लेकर तुम सभी को धक्के मार कर बाहर निकालूं। ये सुनकर ज़ीरुई और लियाव दोनों ही मुंह बिगाड़ते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में राजा का यूनुक राजा का फरमान लेकर आया था कि तुम सभी को 2 महीनों के बाद रानी के जन्मदिन पर राजमहल आना है। वो शाओशू की तरफ देखकर कहते हैं कि तुम्हें तो राजा ने स्पेशली इनवाइट किया है। शाओशू कहती है कि माफ करना, पर मैं जश्न में नहीं जाना चाहती, क्या आप ये बात राजा को बता देंगे। यूनुक कहता है कि नहीं, ये राजा का फरमान है और तुम उसका उल्लंघन नहीं कर सकती, वरना तुम्हें सजा भी हो सकती है। यूनुक के जाने के बाद भी शाओशू का मन नहीं था कि वो जश्न में जाए। वो ज़ीरुई को मना करती है कि मुझे वहाँ पर नहीं जाना। ज़ीरुई कहता है कि चलो भी, बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। अब पैसों का सुनकर वो मान गई थी, लेकिन अब ये चीज़ लियाव को पसंद नहीं आती। वो जेलस होने लगी थी। वो उसे कहती है कि क्या तुम अपने सुअर जैसे शरीर को लेकर पार्टी में आओगी, अगर तुमने ऐसा किया तो सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, राजकुमार की बेइज्जती होगी वो अलग से। इससे अच्छा कि तुम घर पर रहो, राजा को हम कोई न कोई बहाना मार देंगे। ये सुनकर शाओशू उसे जोर से मुक्का मारती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं पार्टी में आने से मना कर दूंगी। अपने रूम में वापस आने के बाद शाओशू को काफी गुस्सा आ रहा था कि लियाव ने आज फिर से मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे मोटा सुअर बुलाकर। आखिर में कब तक मैं लोगों के मुंह से ऐसे ताने सुनती रहूंगी। इतना बोलकर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। अब उसने ठान लिया था कि वो 2 महीने के अंदर अंदर पतला होकर दिखाएगी। हालांकि यह चीज़ मुश्किल थी, लेकिन वो हार नहीं मानती। खाने में भी वो सिर्फ हरी सब्जियां और सूप पीती थी। फिर 2 महीनों के बाद रानी का जन्मदिन आ गया था। अभी वो राजमहल जाने के लिए तैयार हो रही थी और उसकी नौकरानी उसकी तारीफ करते हुए थक नहीं रही थी कि मैडम, आप तो सचमुच में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। देखना, राजमहल में सभी लोग आपको देखकर दंग रह जाएंगे। अगले सीन में ये लोग राजमहल जा रहे थे, जहाँ पर ज़ीरुई पूछता है कि शाओशू अभी तक नहीं आई। लियाव कहती है कि उसने मुझे कहा कि मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसीलिए मुझे नहीं आना। ज़ीरुई कहता है कि अच्छा है कि उसके अंदर थोड़ी सी तो अकल है, चलो हम उसके बिना ही चले जाते हैं, राजा को हम कोई ना कोई बहाना मार देंगे। अगले सीन में ये दोनों राजमहल पहुंच गए थे। राजा पूछते हैं कि क्या शाओशू तुम लोगों के साथ नहीं आई। ज़ीरुई और लियाव उन दोनों को बताते हैं कि हम लोग आ ही रहे थे, लेकिन शाओशू के भारी भरकम शरीर की वजह से जैसे ही वो गैरेज में बैठने गई कि वो टूट गया और शाओशू को चोट लग गई। इस वजह से आज वो यहाँ पर नहीं आने वाली। ये सुनकर सभी लोग शाओशू के ऊपर हंसने लगे थे और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि लो,
इसने तो कैरेज तोड़ दिया। हमने तो सुना था कि वो काफी ज्यादा मोटी है, पर इतनी ज्यादा होगी पता नहीं था। तभी वहाँ पर शाओशू आती है एंड कहती है कि माफ करना कि मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। इतनी पतली और सुंदर लड़की को देखकर लियाव कहती है कि कौन हो तुम शाओशू नहीं हो सकती। उसका शरीर तो काफी भारी भरकम था। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग उस पर चिल्लाने लगे थे कि हाँ तुम शाओशू नहीं हो सकती, वो तो बहुत ही ज्यादा मोटी थी। कोई जोर से चिल्लाता है कि अगर तुम शाओशू हो तो इस बात को साबित करो। ये सुनकर वो अपना मास्क हटाती है, जिसे देखकर वहाँ खड़े सारे लोग काफी दंग रह गए थे कि ये तो सचमुच में शाओशू है, लेकिन ये एकदम से पतली कैसे हो गई। वो कहती है कि मैंने 2 महीनों तक लगातार एक्सरसाइज की, डाइट पर ध्यान रखा ताकि मैं जश्न में सभी के सामने प्रेजेंटेबल दिख सकूं। ये सुनकर राजा का यूनुक उसकी तारीफ करता है कि तुम सचमुच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। राजा रानी भी उसकी तारीफ कर रहे थे। ज़ीरुई उसे एक ही टस देखे जा रहा था कि इसने ये कैसे कर दिया, अब ये पहले से काफी अट्रैक्टिव दिखने लगी है। आगे ज़ीरुई रानी के जन्मदिन का तोहफा उसे देने जा रहा था कि रानी कहती है कि तुम नहीं, मैं शाओशू के हाथ से वो तोहफा लेना चाहती हूँ। लियाव से तो ये चीज देखी नहीं जा रही थी, इसलिए जब शाओशू रानी को तोहफा देने जा रही थी कि वो जानबूझकर उसे गिराती है और फिर कहती है कि शाओशू तुमने ये क्या कर दिया, तुम तो हर बार इस तरह से गड़बड़ कर देती हो, जरा देखो तुमने रानी के तोहफे को तोड़ दिया। ज़ीरुई काफी धीमी आवाज में उसे कहता है कि क्या तुम ध्यान रखकर नहीं चल सकती थी, बेवकूफ कहीं की, हर जगह बस मेरी बेइज्जती करवाती रहती है। लियाव कहती है कि अब हमारा तोहफा टूट गया तो मैं सभी को बदले में म्यूजिक सुना देती हूँ। उसका म्यूजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा था, सभी लोग उसे काफी इंजॉय कर रहे थे। ज़ीरुई तो उसे काफी प्राउड भरी नजरों से देख रहा था कि तोहफा टूटने के बाद इसने म्यूजिक बचाकर मेरी इज्जत बचा ली। सभी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर लियाव मैडम को तो काफी अच्छा लग रहा था, उसके तो फूले नहीं समा रहे थे। जाते जाते वो शाओशू को स्टेज पर धक्का मार देती है। राजा पूछते हैं कि क्या तुम भी अपना टैलेंट हमें दिखाना चाहती हो। ये सुनकर वो समझ जाती है कि लियाव ने जानबूझकर मुझे धक्का मारा ताकि सभी के सामने मेरा मजाक बन सके कि इसको तो कुछ भी नहीं आता, इसके अंदर तो कोई टैलेंट नहीं। ज़ीरुई राजा के सामने आकर कहता है कि माफ करना, लेकिन शाओशू को तो कुछ भी कि तभी ही शाओशू कहती है कि आप लोग मेरा थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अभी वापस आई। बाहर आकर वो डोरेमोन की पॉकेट जैसे बॉक्स में से माइक, स्पीकर और आईपैड निकालकर यहाँ पर वापस आती है एंड फिर बीटीएस के कॉन्सर्ट की तरह धूम मचा देती है। उसका म्यूजिक और डांस सब कुछ नया था, लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। वहाँ पर बैठा हर एक इंसान उसके साथ झूम रहा था। ज़ीरुई तो शाओशू को इस तरह से नाचते हुए देख उसमें पूरा खो गया था। लियाव ये चीज देखकर वापस से जलने लगती है कि इसकी नजर शाओशू के ऊपर से हट क्यों नहीं रही। जब शो खत्म हो जाता है कि राजा और रानी उसकी तारीफ कर रहे थे कि ये डांस और म्यूजिक दोनों ही नया था, हमने ऐसा कुछ पहली बार देखा, तुमने आज कमाल कर दिया, तुम सचमुच में काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। वो कहती है कि नहीं, अभी तो मुझे आपको मैजिक करके भी दिखाना है। इतना बोलकर वो बड़े से बॉक्स को लेकर आ गई थी। लियाव उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम्हें मेरी किसी मदद की जरूरत है। वो कहती है कि अच्छा है कि तुमने मुझे पूछ लिया, मुझे एक पार्टनर की जरूरत थी। यहाँ पर लियाव तो उसका काम बिगाड़ने आई थी कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि शाओशू इस पूरे जश्न की लाइमलाइट अपने ऊपर ले ले। शाओशू उसके इरादों को अच्छे से समझ पा रही थी कि ये यहाँ पर मेरी कोई मदद करने नहीं आई, उल्टा मेरा काम बिगाड़ने आई है। उसके बाद वो लियाव को बॉक्स में बंद करके उसके ऊपर तलवार चला देती है, जिसे देख वहाँ खड़े सभी लोग काफी डर गए थे कि इसने तो किसी का खून कर दिया। अभी पूरे राज दरबार में काफी अफरा तफरी मची हुई थी कि ज़ीरुई जोर से चिल्लाता है कि तुमने ये क्या कर दिया। माना कि तुम लियाव से काफी जलती हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसे सीधा मार दोगी। तुमने तो ये सोचा होगा ना कि अगर मैं लियाव को अपने रास्ते से हटा दूं तो ज़ीरुई मुझे पसंद करने लगेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। लियाव ही सिर्फ और सिर्फ मेरे दिल में है। इतना बोलकर वो लियाव को जैसे ही बाहर निकालता
कि उसके शरीर पर एक भी चोट लगी ना देखकर सभी लोग दंग रह जाते हैं कि ये क्या, इसे तो कोई चोट नहीं लगी, इसका मतलब ये है कि ये एक मैजिक था। पर तभी ही सभी का ध्यान सुसु पर जाता है और सभी लोग लियाव पर हंसने लगते हैं कि ये इतना ज्यादा डर गई कि इसकी सुसु निकल गई। ज़ीरुई वापस से शाओशू पर चिल्लाता है कि अभी लियाव प्रेग्नेंट है और तुमने इस हालत में उसे इतना ज्यादा डरा दिया। शाओशू कहती है कि वही सामने से मदद के लिए पूछने आई थी, तो मैंने बस उसे हाँ कह दिया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। राजा इस मैजिक ट्रिक को देखकर इतने ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि वो शाओशू को इनाम के तौर पर ढेर सारे सोने और चांदी की मुद्राएं देते हैं। पैसों को देखकर वो काफी खुश हो गई थी। वो कहती है कि आज रानी का जन्मदिन है, तो मैंने एक और गिफ्ट प्रिपेयर किया है जिससे रानी का जन्मदिन काफी मेमोरेबल हो जाएगा। इतना बोलकर वो सभी लोगों को राजमहल की छत के ऊपर लेकर आती है जहाँ पर वो फटाके चलाने वाली थी। वो राजा और रानी को फटाकों के बारे में बताकर जैसे ही एक फटाका चलाने जाती कि लियाओ बीच में अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाल कुछ ऐसा हो जाता है। ये सारी आतिशबाजी देखकर रानी काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि ये मेरे जन्मदिन का सबसे बढ़िया तोहफा है। उसके बाद वो सभी लोग शाओशू के साथ मिलकर फटाके चलाने लगे थे और उन सभी को इस काम में बड़ा मजा आ रहा था। ज़ीरुई शाओशू की तरफ देखकर सोचता है कि ये पहले तो ऐसी नहीं थी, काफी बदल गई है। तभी ही एक नौकरानी आकर बताती है कि राजकुमारी चांगले की डिलीवरी का टाइम हो गया है, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई है। ये सुनकर सभी लोग भागकर राजकुमारी चांगले के रूम में आते हैं जहाँ पर डॉक्टर कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस सिचुएशन में क्या करें। अभी माँ और बेटा दोनों खतरे में है क्योंकि चांगले पुश करते करते थक गई है और हम नहीं समझ पा रहे कि हम बच्चे को बाहर कैसे निकाले। ये सुन रानी काफी पैनिक कर जाती है कि अब क्या होगा, क्या मेरी बेटी की मौत हो जाएगी। रानी को इतना ज्यादा घबराते देखकर लियाओ सोचती है कि ये सभी को इम्प्रेस करने का अच्छा मौका है। इतना सोचकर वो राजकुमारी चांगले के बेड के पास जाकर उसका पेट जोर जोर से दबाने लगी थी ताकि बच्चा बाहर आ जाए। लेकिन इस चीज से चांगले को काफी दर्द होता है एंड वो ऐसे ही दर्द के मारे चिल्लाने लगी थी एंड फिर बेहोश हो जाती है। रानी कहती है कि इसको अंदर किसने भेजा, बाहर निकालो, ये मेरी बेटी को मार देगी। सिचुएशन अभी काफी ज्यादा क्रिटिकल थी। राजा और रानी दोनों ही अपना सिर पकड़कर बैठ गए थे कि अब हमारी बेटी के साथ क्या होगा। शाओशू से उन दोनों की ऐसी हालत देखी नहीं जाती एंड वो कहती है कि क्या आप मुझे चांगले का इलाज करने की परमिशन देगी। रानी को उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो उसे हाँ कह देती है। फिर शाओशू चांगले की हालत देखकर उसकी सर्जरी परफॉर्म करके बच्चे को बाहर निकालती है। अब बच्चा और माँ दोनों ही सेफ थे। वहाँ आए डॉक्टर और बाकी सभी लोग कहते हैं कि इतने मॉडर्न इक्विपमेंट तो हमने आज से पहले कभी नहीं देखे। तुम्हारी ये मेडिकल नॉलेज सचमुच में काफी ज्यादा एडवांस है। अब लियाओ से शाओशू की तारीफ सुनी नहीं जा रही थी, इसलिए वो कहती है कि शाओशू तुमने ये क्या किया, तुमने चांगले का पेट काट कर बच्चे को बाहर निकाला। अब उसके पेट पर हमेशा हमेशा के लिए निशान रह जाएगा और वो काफी बदसूरत दिखेगी। शाओशू कहती है कि अगर तुमने चांगले के पेट को जोर से दबाया नहीं होता तो मुझे सीजर करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारी तुम्हारी गलती है। रानी कहती है कि लियाव बस करो, मैं कब से तुम्हारे टेंट्रम्स को झेल रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की चीख निकल गई, वो मरते मरते बची है। तुम पूरी रात घुटनों के बल बैठकर अपनी गलती का रियलाइजेशन करोगी कि ज़ीरुई कहता है कि माँ लियाव प्रेग्नेंट है, आप उसे इस तरह की सजा नहीं दे सकती। रानी कहती है कि क्या तुम्हें भी इसके साथ पूरी रात घुटनों के बल बैठना है, कि ये सुनकर वो चुप हो जाता है। राजा शाओशू से माफी मांगते हुए कहते हैं कि मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी शादी राजकुमार ज़ीरुई से कराने को कहा था, लेकिन उस गधे ने प्यार के चक्कर में उस गवार लियाओ से शादी कर ली। सचमुच में प्यार काफी अंधा होता है। दूसरी औरत के आने के बाद तुम पक्का शादी में खुश नहीं होगी। कि वो कहती है कि फादर ऐसी कोई बात नहीं है। राजा कहते हैं कि तुमने आज हम सभी को काफी कुछ नया नया सिखाया है और मैं चाहता हूँ कि ये सारी यूजफुल चीजें मेरी प्रजा भी सीखे। अगले सीन में जब ये अपनी सजा पूरी कर रही थी
कि उसके पास दूसरा राजकुमार आ जाता है। इन दोनों की बातों से हमें पता लगता है कि इनके बीच में अफेयर चालू है और लियाओ उसके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट भी है, लेकिन ज़ीरुई से उसने ये झूठ बोला कि ये बच्चा उसका है। जहाँ तक इस दूसरे राजकुमार की बात है तो इसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं, इसकी नजर राजगद्दी पर है। अगले दिन ज़ीरुई शाओशू के बारे में ही सोचे जा रहा था कि कल राजा उसकी तारीफ करते हुए थक नहीं रहे थे। राजा ने कल कहा था कि वो वॉशिंग मशीन और ये सारे मेडिकल इक्विपमेंट प्रजा में फैलाना चाहते हैं ताकि उन लोगों की मदद हो सके। वो अपनी जासूस को बुलाकर उसे कहता है कि उस दिन सुहागरात के वक्त पर क्या हुआ था। वो आदमी शाओशू के रूम में ऐसे ही चला आया था या फिर उसको किसी ने फंसाने की कोशिश की थी। मुझे इस बात की सारी डिटेल्स चाहिए। उसके बाद वो वापस से शाओशू के ख्यालों में डूब गया था। उसे शाओशू के बारे में सोचता देखकर लिया फट से उसके पास आकर लवी टवी एक्ट करने लगी थी। वो कहती है कि देखो ना, पूरी रात इस तरह से घुटनों के बल बैठने पर मेरे पैर सूज गए हैं और मुझे काफी दर्द हो रहा है। ये सुन वो उसकी केयर करने लगा था कि तभी ही राजमहल से शाओशू वापस आ जाती है। उसे देखकर ज़ीरुई फट से उसके पास आकर कहता है कि तुम आ गई। राजमहल में सब कैसा है कि वो बताती है कि माँ और बेटा दोनों ही ठीक है। इतना बोलकर वो अपने रूम में सोने के लिए चली गई थी, लेकिन इस चीज को देखकर लियाव को काफी गुस्सा आ गया था कि ये अचानक से उसे इतना ज्यादा भाव कैसे देने लगा। मुझे कुछ करना होगा वरना ये ज़ीरुई मेरे हाथ से निकल जाएगा। अगले सीन में ज़ीरुई शाओशू को पैसे देने गया था। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम रानी के जन्मदिन पर राजमहल आओगी तो बदले में मैं तुम्हें पैसे दूंगा। ज़ीरुई तो अभी ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर इसके रूम में स्पेशली इससे मिलने आया तो ये मुझे देखकर चिल्लाने लगेगी और फट से कूदकर मेरी बाहों में आ जाएगी। लेकिन वो कहती है कि अच्छा ठीक है, पैसे यहाँ पर रख दो और यहाँ से चले जाओ। ये सुन वो काफी दंग होकर वहाँ पर खड़ा रह गया था कि वो कहती है कि अब क्या है, यहाँ पर तुम्हारी कोई फुलझड़ी लियाव नहीं कि तुम इस तरह से यहाँ पर खड़े हो। ज़ीरुई कहता है कि मैं यहाँ पर स्पेशली तुमसे मिलने आया, पर जरा तुम्हें तो देखो, तुम्हें तो कोई परवाह नहीं, तुमने मुझे ढंग से ग्रेड भी नहीं किया, आखिर में इतना घमंड तुम लाती कहाँ से हो। शाओशू उसकी इस बात का जवाब दे पाती कि वहाँ पर लियाव की नौकरानी आकर बताती है कि मेरी मैडम को कुछ हो गया है तो आप जल्दी चलिए। जब ये सभी लोग लियाव के रूम में पहुँचते कि लियाव वहाँ पर बेहोश थी, उसकी नौकरानी बताती है कि मेरी मैडम गार्डन में बाहर घूमने गई थी कि किसी सांप ने उसे काट लिया। वो सांप इतना ज़्यादा जहरीला था कि डॉक्टर ने भी इसका इलाज करने से मना कर दिया कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या अब मेरी मैडम मर जाएगी? उसकी पूरी बॉडी में धीरे धीरे करके जहर फैल रहा है। ये सुनकर ज़ीरुई काफ़ी पैनिक हो गया था कि अब क्या होगा। शाओशू देखती है कि इसे तो कुछ भी नहीं हुआ, ये बस नाटक कर रही है, इसलिए वो बिंदास होकर वहाँ पर बैठ गई थी। लेकिन ज़ीरुई से ये चीज़ राज नहीं आती। वो कहता है कि तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं, यहाँ पर कोई मर रहा है लेकिन तुम तो मज़े से चाय पीने में लगी हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई हमदर्दी नहीं? तुम्हारे पास मेडिकल नॉलेज है ना, तो चलो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि इसे ठीक करो। वो कहती है कि ओके। इतना बोलकर वो एक बड़ा सा कटर वहाँ पर लेकर आ गई थी। ज़ीरुई कहता है कि ये क्या है। वहाँ खड़े सारे लोग इस कटर को देखकर काफ़ी डर रहे थे। शाओशू कहती है कि इसको सांप ने काट लिया ना तो कहीं पूरी बॉडी में जहर ना फैल जाए, इसलिए मुझे इसके पैर को काटना होगा। वो जैसे ही पैर की तरफ कटर को मारने जाती कि आउट ऑफ हो गई थी, जिस वजह से टेबल टूट जाता है। इतनी ज्यादा नुकीली चीज देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की फटकर चार हो गई थी। फिर वो दोबारा जैसे ही लियाव की तरफ कटर को मोड़ती कि वो एकदम से उठ जाती है कि राजकुमार, मुझे होश आ गया। मैंने अभी अभी एक बहुत ही ज्यादा बुरा सपना देखा जिसमें मैंने आपको खो दिया था। ये इतना ज्यादा भयानक मंजर था कि मुझे होश आ गया। ज़ीरुई उसे डरते हुए देखकर उसे कंसोल करने लगा था कि कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, मैं तुम्हारे पास हूँ। शाओशू उसका ये सारा नाटक देखकर कहती है कि तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा जहरीले सांप ने काट लिया था ना, तो फिर तुम एकदम से ठीक कैसे हो गई? अब तुम ये मत कहना कि वो जहर अपने आप ही तुम्हारी बॉडी में डिटॉक्स हो गया, या फिर मैं ये कहूँ कि
कि तुमने ये सारा जहर वाला नाटक इसलिए किया ताकि तुम ज़ीरुई का अटेंशन पा सको। लियाव की नौकरानी कहती है कि मैरी मैडम आपके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट है, लेकिन इस शौशु की वजह से वो बार बार हर्ट हो रही है। उस दिन जश्न के वक्त पर इसने मेरी मैडम को डरा दिया था और अभी इस नुकीली चीज को दिखाकर इसने ऐसा ही कुछ किया। ये दोनों आपस में तो बहनें हैं, लेकिन ये शौशु मेरी मैडम से काफी ज्यादा छलती है क्योंकि मेरी मैडम आपके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हो गई और वो नहीं हुई। अगर आपने शौशु को अभी भी घर में रखा तो वो एक ना एक दिन मेरी मैडम को नुकसान पहुंचा कर ही रहेगी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप उसे घर से निकाल दे। उस नौकरानी की बात सुनकर ज़ीरुई कहता है कि शौशु, जब तक लियाव की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक तुम हमारे गांव वाले पुराने घर पर रहो। वो कहती है कि ठीक है, मैं अभी अपना सामान बांधकर यहाँ से पुराने घर पर रहने के लिए चाहती हूँ। वैसे शौशु यहाँ पर समझ गई थी कि लियाव ने ये सारा जहर वाला नाटक इसीलिए किया ताकि वो उसको घर से भगा सके। जब शौशु यहाँ से जा रही थी कि लियाव उसे ताने कसने आ जाती है कि अब तो तुम्हारी कोई औकात नहीं क्योंकि ज़ीरुई ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं इस पूरे घर की मालकिन बन जाऊंगी। ये सुनकर शौशु उसे कहती है कि अगर ज़ीरुई को पता चल गया कि तुम्हारे पेट में दूसरे राजकुमार का बच्चा है तो वो तुम्हें घर की मालकिन से सीधा घर की नौकरानी बना देगा, इसीलिए संभल कर रहना। लियाओ सोचती है कि इसको मेरे किए गए कांड के बारे में कैसे पता लग गया। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि राजा ने ज़ीरुई को बाढ़ में फंसे लोगों की मदद करने के लिए दूर के किसी गांव में भेजा था, पर तब कुछ हमलावरों ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन शौशु ने उसे बचा लिया। उस वक्त ये दोनों रूम में अकेले थे। जब ज़ीरुई को होश आया तो उसने शौशु से ये कहा कि कल रात हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ तो मैं तुमसे शादी करके इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ। फिर कुछ दिनों के बाद ये दोनों उस गांव से अपने अपने घर वापस आ गए थे। वापस आने के बाद शौशु लियाओ, जो कि उसकी सौतेली बहन थी, उसे ये सारा वाकया सुना रही थी कि अब तो मुझे ज़ीरुई पसंद आ गया है और मैं उसे शादी करना चाहती हूँ। यह बात सुनकर लियाओ को तो फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उस वक्त उसका चक्कर दूसरे राजकुमार के साथ चल रहा था। लेकिन एक दिन उसे पता लगता है कि वो दूसरे राजकुमार के बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हो गई है, लेकिन दूसरा राजकुमार उसे शादी नहीं करना चाहता और ना ही फिलहाल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता है। समाज में अपनी बदनामी ना हो जाए, इसलिए वो फट से ज़ीरुई के पास जाकर ये बताने लगी कि उस दिन मैंने ही तुम्हारी मदद की थी। शौशु ने उसे पहले से ही सारा वाकया बता कर रखा था, इसलिए लियाओ यही सारी बात ज़ीरुई को बताती है, जिससे ज़ीरुई को यकीन हो गया था कि हाँ, उस दिन शायद यही लड़की होगी। जब इन दोनों का रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगा तो शौशु को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आई क्योंकि उस रात के बाद से तो वो ज़ीरुई से काफ़ी अटैच हो गई थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी बहन ने उसे धोखा दे दिया। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर शौशु अपने गांव वाले पुराने घर में रहने आ गई थी। इस नई जगह को देखकर वो काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी कि यहाँ पर बड़ा मज़ा आएगा। उसी गांव के पास एक जंगल पड़ता था। एक आदमी तो हमलावरों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था और काफ़ी जख्मी भी दिखाई दे रहा था। उसी जंगल में शौशु खरगोश पकड़ने आई थी ताकि रात के खाने का इंतजाम हो सके, लेकिन तभी ही ये आदमी अचानक से उसके सामने आ जाता है। शौशु को लगता है कि ये मुझे मारना चाहता है, लेकिन वो तो उसके पीछे खड़े हमलावर को मार रहा था। इतना ही नहीं, वो शौशु को गिरने से भी बचाता है। वो सोचती है कि ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है। वेल, ये कहानी का हीरो है जनरल यू चैन, जो कि सरहद से वापस कैपिटल की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही किसी ने उस पर हमला कर दिया। अभी उसको इतना ज्यादा जख्मी देखकर शौशु उसे उठाकर अपने घर की तरफ लेकर जा रही थी उसकी मदद करने के लिए। तभी ही इन दोनों के सामने दूसरा हमलावर आ जाता है। शौशु जल्दी से उसके ऊपर पेपर स्प्रे मारती है कि जनरल यूचेन सोच में पड़ गया था कि ये कौन सा नया हथियार है। आगे शौशु जनरल को घर लेकर आई थी जहाँ पर वो उसका इलाज करती है। अगले दिन जनरल को जब होश आता
कि वो उससे कहती है कि कल तुम्हारी वजह से वो खरगोश भाग गया, जिस वजह से मुझे भूखा सोना पड़ा था। जनरल उसके बारे में कुछ पूछने जा रहा था कि वो कहती है कि फिक्र मत करो, अब तुम सेफ हो, मैंने तुम्हारा इलाज कर दिया है, कुछ दिन यहाँ पर रहकर आराम करो, फिर अपने घर वापस चले जाना। शौशु के यहाँ से जाते ही जनरल का बॉडीगार्ड उसे मिलने आया था। जनरल उसे कहता है कि मैं सरहद से जैसे ही राजा से मिलने कैपिटल जा रहा था कि इन दूसरे देश वालों ने मुझ पर हमला करा दिया, तुम इस बात को राजा को रिपोर्ट कर देना। मैं यहाँ पर कुछ दिनों तक रुकने वाला हूँ, लेकिन यहाँ जाने से पहले मेरे लिए एक खरगोश पकड़ कर लाना। ये सुनकर बॉडीगार्ड थोड़ा सोच में पड़ गया था कि क्या कहा खरगोश। अगले सीन में शौशु एक हथियार बना रही थी ताकि उस पर जब दोबारा हमला हो तो वो अपना सेल्फ डिफेंस अच्छे से कर पाए। तभी ही वहाँ पर जनरल खरगोश को लेकर आ गए थे। वो कहती है कि अभी तक तुम ठीक नहीं हुए, फिर भी तुम जंगल में जाकर इस खरगोश को पकड़ ले आए, तुम तो काफी मजबूत निकले। आगे उसने खाने में मीट और नूडल्स बनाए थे। मीट तो इन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन नूडल्स को देखकर ये दोनों ही काफ़ी मुंह बना रहे थे कि इसमें से तो काफ़ी गंदी स्मेल आ रही है, तुमने नूडल्स बनाते हुए क्या डाला था। वो कहती है कि भले ही इसमें से स्मेल गंदी आ रही हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। इतना बोलकर वो अपनी नौकरानी को ज़बरदस्ती ये नूडल्स खिलाती है, जो कि उसे काफ़ी पसंद आते हैं। जब वो ये जनरल को खिलाने जा रही थी कि वो कहते हैं कि माफ़ करना, मुझे कुछ काम याद आ गया है, पर वो ज़बरदस्ती उसे बिठा कर कहती है कि ये मेरा घर है तो भला यहाँ पर तुम्हें कौन सा काम होगा। इतना बोलकर वो उसे नूडल्स खिलाती है। वो कहता है कि ये तो सचमुच में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, भले ही ये बाहर से काफ़ी बदबूदार दिखते हो, लेकिन अंदर जाते ही मुझे ये काफ़ी डिलीशियस लगने लगे। शौशु उसे खाना खिला रही थी और जनरल ये चीज़ देखकर उसे अट्रैक्ट होने लगा था। तभी वहाँ पर ज़ीरुई आ जाता है। वो ये नज़ारा देखकर कहता है कि शौशु, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे तो लगा था कि तुम मेरे छोड़े जाने के बाद किसी कोने में बैठकर रो रही होगी, लेकिन यहाँ पर तो तुम किसी गांव के गवार लड़के के साथ मिलकर गुलछर्रे उड़ा रही हो। क्या तुम 2 दिन भी प्यार के बिना नहीं रह सकती? मुझे लगा था कि तुम बदल गई, लेकिन तुम तो अभी भी वैसी की वैसी हो। सुहाग रात के दिन पर भी तुमने ऐसा ही कुछ किया था। तभी ही जनरल यूचेन कहते हैं कि तुमने गांव का गवार लड़का किसे कहा? ज़ीरुई जब उसकी तरफ देखता कि ये तो राजा का छोटा भाई और इस देश का था ग्रेट जनरल यूचेन था। वो कहता है कि माफ करना अंकल, मेरा आप पर ध्यान नहीं था और गलती से मेरी जबान फिसल गई। शौशु कहती है कि क्या तुम इसके अंकल हो, यानी कि तुम पुराने चाइना के द ग्रेट जनरल हाउ यूचेन हो? उसके मुंह से द ग्रेट जनरल सुनकर यूचेन के फेस पर एक स्माइल आ गई थी। तभी ही अचानक से इन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। जनरल इन सारे हमलावरों को मारने में लगा था और ज़ीरुई शौशु को बचाता है। सारे हमलावरों को ढेर करने के बाद शौशु फट से जनरल के पास आकर कहती है कि तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारी फाइटिंग स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्या तुम मुझे एक मूव सिखाओगे? बस एक। जनरल कुछ बोलने चाहते कि ज़ीरुई शौशु को अपनी तरफ खींचकर कहता है कि माफ़ करना अंकल, मेरी वाइफ थोड़ी सी नादान है, मैं अभी उसे घर लेकर जाता हूँ। शौशु कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाना। इतना बोलकर वो जनरल के पीछे जाकर छुप जाती है एंड कहती है कि तुमने मुझे लियाव की वजह से घर से बाहर निकाल दिया था, तुम्हें तो बस उस लियाव से प्यार था, इस वजह से तुमने हमेशा ही मुझे इग्नोर किया, मुझ पर कभी ध्यान नहीं दिया, उल्टा मेरी बेइज्जती करते रहे मेरे मोटे शरीर की वजह से। ऐसा करो कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, मुझे वैसे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, डिवोर्स के बाद तुम लियाव के साथ अच्छे से खुशी खुशी रह सकते हो। ये सुन ज़ीरुई उसे अपने साथ जबरदस्ती लेकर चला जाता है। ये सब देखकर जनरल समझ गए थे कि ये ज़ीरुई शौशु को बिल्कुल भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहा। फिर हमें पता लगता है कि ये हमला कराने वाला दूसरा राजकुमार था। वो ज़ीरुई को मारकर क्राउन प्रिंस बनना चाहता था ताकि आगे चलकर उसे राजगद्दी में छाए। लिया उसके सारे प्लान को सुनकर उसे काफ़ी डरने लगी थी कि ये तो राजगद्दी के लिए किसी को भी मार सकता है, मुझे इससे दूर रहना होगा, कहीं ये मुझे भी ना मार दे। घर वापस आने के बाद ज़ीरुई शौशु पर चला रहा था कि तुम मेरे अंकल के साथ वहाँ पर क्या कर रही थी? क्या तुम अब उसे सिड्यूस करके मेरे खिलाफ भड़काना चाहती हो? तो देखो, ऐसा करने के बारे में सोचना भी मत, तुम्हारी शादी मुझसे हुई है, तुम मेरी पत्नी हो। शौशु कहती है कि तुमने पास्ट में जितना भी मेरे साथ गलत किया
तो इस हिसाब से तुम्हें मुझ पर हक नहीं जताना चाहिए। तुम्हें वो फुलझड़ी पसंद है ना, तुम बस उसी की ही परवाह करते हो ना, तुम मुझे डिवोर्स दे दो। वो कहता है कि नहीं दूंगा। तुम्हें डिवोर्स इसीलिए चाहिए ना ताकि तुम बाद में मेरे अंकल के पास जा सको, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा पसेसिव एक्ट कर रहा था। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे जहाँ पर जीरुई लिया उसे अब दूर दूर रहने लगा था और रोज रोज शौशु के पास उसे मिलने चाहता था। लिया उसे ये चीज देखी नहीं जा रही थी। जब वो इसके बारे में उससे बात करने चाहती कि वो कहता है कि तुम मेरे घर से निकल जाओ, अभी तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो तुम मेरी माँ के घर पर रहो। लियाव कहती है कि क्या तुम शौशु की वजह से मुझे घर से निकाल रहे हो। वो कहता है कि तुमने ठीक समझा, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। पर तभी ही शौशु आकर कहती है कि अगर तुमने लियाव को घर से निकाला तो मैं भी यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं भी यहाँ से चली जाऊंगी। ये सुन वो लियाव को घर से नहीं निकालता। लिया उससे पूछती है कि तुमने मेरी मदद क्यों की। शौशु कहती है कि देखो मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की, मुझे बस जीरुई से छुटकारा पाना था। आजकल ये जीरुई मुझे कुछ ज्यादा ही भाव देने लगा है। मुझे डर है कि कहीं उसको मुझसे प्यार ना हो जाए। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो तुम उसे अपने पास बिजी रखोगी, इसीलिए मैंने ऐसा किया। लियाव कहती है कि क्या तुम ऐसा बोलकर जीरुई को सेड्यूस करना चाहती हो, तो देखो मैं तुम्हें बता दूं, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है, मैं उसको तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। शौशु कहती है कि मुझे जीरुई जैसे आदमी को तुमसे नहीं छीनना, तुम उसे रखो अपने पास। मैं तो अभी ये सोच रही हूँ कि मैं जीरुई से अपना पीछा कैसे छुड़ाऊं। आगे जनरल यूचेन राजा के पास जाकर उसे रिपोर्ट करता है कि मुझे लगता है कि शाही परिवार का कोई सदस्य दूसरे देश के साथ मिलकर सत्ता पलट करने की कोशिश में है। ये सुन राजा उसे कहते हैं कि तुम उस बंदे को कहीं से भी ढूंढ निकालो, पर याद रहे कि ये मिशन चोरी चुपके होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि किसी को भी कानो कान इस बात की खबर हो। तभी ही वहाँ पर शौशु स्वेटर और हीट बैग लेकर आ जाती है कि मैंने सुना कि इस साल ठंड कुछ ज़्यादा ही पड़ने वाली है, तो मैंने लोगों के लिए ये सारे गर्म कपड़े बनाए हैं। अभी वो उसे अपने स्वेटर के बारे में बता रही थी कि ये पतला होने के साथ साथ शरीर को गर्म रखने में मदद करेगा। वो उसे स्वेटर बनाने का फॉर्मूला दे देती है ताकि स्वेटर कारखानों में बनना शुरू हो जाए। राजा कहते हैं कि पहले तुमने मुझे फटाके बनाने का फॉर्मूला दिया, उसके बाद मेडिसिन बनाने का, और अब ये स्वेटर। आखिर में तुम्हें कौन कौन सी चीजें आती है, तुम तो सच में कमाल की हो। जनरल इन सारे गर्म कपड़ों को देखकर कहते हैं कि हमारे सोल्जर्स सरहद पर कड़कती ठंड में देश की रक्षा करते हैं, तो उनके लिए ये सारी चीजें बहुत काम आएगी। पहले राजा एंड अब तो जनरल भी उससे काफी इम्प्रेस हो गए थे। शौशु कहती है कि मैंने आपकी इतनी सारी मदद की तो बदले में मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। राजा कहते हैं कि बताओ इनाम में तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो चीज़ दिलाऊंगा। वो कहती है कि मुझे जीरुई के साथ डिवोर्स लेना है। आप जानते ही है कि वो लियाव को पसंद करता है और लिया उसके बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट भी है। मैं बस एक थर्ड व्हील बनकर रह चुकी हूँ। मेरे मोटे शरीर की वजह से सभी लोगों ने मेरी बेइज्जती की। मैं ऐसे किसी भी रिश्ते में नहीं रहना चाहती जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे दर्द मिल रहा हो, इसलिए प्लीज आप थोड़ा कंसिडर करें। यह सुनकर जनरल सोचते हैं कि ये लड़की कितनी ज्यादा बहादुर और टैलेंटेड है, भला ये लड़की किसे पसंद नहीं आएगी। जीरुई सच में अंधा है कि उसको शौशु से प्यार नहीं हुआ। राजा कहते हैं कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ठीक है। जब ये लोग राजमहल से घर वापस जा रहे थे कि जनरल यूचेन शौशु को ढेर सारे दुरियन फ्रूट्स देते हैं क्योंकि ये उसे काफ़ी पसंद था। इतने सारे फ्रूट्स को देखकर वो तो काफ़ी खुश हो गई थी कि हमारे ज़माने में ये काफ़ी महंगे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर तो मुझे फ्री में ही मिल गए क्योंकि इसकी गंदी स्मेल की वजह से कोई भी इसे खाना पसंद नहीं करता। जिस तरह से वो उसे सूंघ रही थी कि बॉडीगार्ड कहता है कि जनरल शौशु इस गंदी सी चीज़ को इतने मज़े ले लेकर क्यों सूंघ रही है, कि वो कहते हैं कि चुप रहो, भले ही इसमें से गंदी स्मेल आती हो लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मैंने इस डुरियन फ्रूट से बने हुए नूडल्स खाए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस थे। शौशु इन सारे फ्रूट्स के बदले में उसे एक मॉडर्न हथियार देती है उसके सेल्फ डिफेंस के लिए। जब वो उसे इसका यूज़ सिखा रही थी
कि जनरल तो उसकी बातों में ही खो जाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि जनरल को शाओशू पसंद आने लगी है। आगे जनरल यूचन शाओशू के पिता मंत्री जियांग से मिलने के लिए उसके घर पर चले गए थे। वो उसे बताता है कि शाओशू ने अब जीरुई से डिवोर्स ले लिया है, तो आप अपनी बेटी को घर पर वापस रखिएगा और उसे अच्छे से ट्रीट करिएगा। ये डिवोर्स वाली बात सुनकर मंत्री जियांग को काफी गुस्सा आ जाता है कि पहले वही क्राउन प्रिंस जीरुई के साथ शादी करने के लिए मेरे पीछे पड़ी थी कि फादर आप मेरी राजकुमार जीरुई के साथ शादी करा दे। तब मैंने उसे समझाने की काफी कोशिशें की कि वो तुम्हारी बहन लियाफ को पसंद करता है, वो तुम जैसी मोटी लड़की को कभी भी पसंद नहीं करेगा, लेकिन वो जिद करती रही। तो मैंने उसे थोड़ा डांटा मारा भी, लेकिन फिर भी जब वो नहीं मानी तो मैंने फिर थक हार कर उन दोनों की शादी करा दी। जनरल यूचन कहते हैं कि जीरुई के घर में बेचारी मरते मरते बची है। जीरुई उसकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करता और ना ही उसे अच्छे से ट्रीट कर रहा है, तो उन दोनों का अलग होना ही ठीक है। फादर कहते हैं कि मुझे लग ही रहा था कि उनका रिश्ता कुछ इसी तरह से एंड होगा। अगर वो वापस यहाँ पर आना चाहती है तो मैं खुशी खुशी उसे अपने घर पर रहने दूंगा। यहाँ पर जीरुई शाओशू के पास आकर उसे कहता है कि आज फिर से तुम जनरल से मिली, आखिर में तुम्हारा उसके साथ क्या सीन चल रहा है? क्या तुम मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो? देखो भूलना मत कि मैं तुम्हारा पति हूँ। इतना बोलकर वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा था कि आज तो मैं तुम्हें दिखा ही दूंगा कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तभी ही वहाँ पर यूनुक राजा का फरमान लेकर आ जाता है। वो कहता है कि राजा का ये ऑर्डर है कि लियाफ अब से जीरुई की ऑफिशियल वाइफ है और शाओशू एंड जीरुई अब से डिवोर्सी है। ये सुनकर दोनों ही लड़कियां काफी खुश हो गई थी और बीच में बैठा जीरुई वो शॉक्ड में चला गया था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा कि राजा ने उन दोनों का डिवोर्स करा दिया। वो यूनुक से एक बार पूछता है कि क्या सच में ये राजा का ऑर्डर है? वो कहता है कि हाँ, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं तो तुम ये फरमान पढ़ सकते हो। शाओशू काफी खुशी के मारे कहती है कि फाइनली मैं आज़ाद हो गई। जब वो यहाँ से जा रही थी कि जीरुई उसे रोकने की कोशिश करता है कि वो कहती है कि मुझे हाथ मत लगाओ, अब तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं। अगले सीन में जीरुई राजा के चैम्बर के सामने घुटनों के बल बैठकर वो ऑर्डर वापस लेने की मांग कर रहा था, लेकिन राजा उसकी एक नहीं सुनते एंड उसे इसी तरह से बारिश में भीगने देते हैं। शाओशू जब अपना सामान बांधकर जीरुई के घर से जा रही थी कि जनरल उसकी मदद करने वहां पर आ गए थे। शाओशू को जब ये पता लगता कि जनरल ने उसके फादर को मनाया ताकि डिवोर्स के बाद वो उसके घर पर रह सके, कि वो सोचती है कि जनरल तो बहुत ही ज़्यादा कंसिडरेट है। जब वो लोग यहाँ से जा रहे थे कि सामने से जीरुई आ रहा था, वो इन दोनों को साथ में देखकर कहता है कि शाओशू अभी तो हमारे डिवोर्स को हुए पूरा दिन भी नहीं हुआ और ज़रा तुम्हें तो देखो, तुम तो इसके साथ हो गई। तुमने मुझे इसी की ही वजह से धोखा दिया ना। कि वो कहती है कि तुम मुझे धोखेबाज कहने से पहले ज़रा अपने गिरेबान में झांककर देखो कि तुमने क्या किया। किसी के ऊपर इस तरह से उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। इतना बोलकर जब वो यहाँ से जनरल के साथ जा रही थी कि वो उसे रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर वो सोचती है कि ये तो बिल्कुल कोरियन ड्रामा के सीन की तरह है, मुझे पता नहीं था कि ये मेरी जिंदगी में भी होगा। वेल यहाँ पर जनरल जीरुई से शाओशू का हाथ छुड़ाकर उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और जीरुई पछतावे में ही वहाँ पर खड़ा रह गया था। वो कहता है कि मुझे ही शाओशू को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, तो वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। फिर गेट के पास लिया उसे तंग करने आ गई थी कि राजकुमार जीरुई के छोड़े जाने के बाद तुम्हें पापा तो घर पर नहीं रखेंगे, जिस वजह से तुम्हें सड़क पर ही रहना पड़ेगा। अब तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल भिखारियों जैसी हो जाएगी। इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी थी कि जनरल कहते हैं कि जीरुई सच में अंधा है कि उसने तुम्हें छोड़कर इस जैसी लड़की को पसंद किया। तभी ही वहाँ पर फादर उसे लेने के लिए आ गए थे। ये चीज देखकर इसका तो मुंह बन जाता है कि ये कैसे हो गया। जीरुई शाओशू के जाने के बाद बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर रहा था कि तभी ही उसके पास लियाफ आती है। ज्यादा नशे में होने की वजह से वो लियाफ को शाओशू समझकर उसे किस करने की कोशिश करता है कि प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। लेकिन जब वो उसे ध्यान से देखता है कि ये तो लियाफ थी, वो उसे दूर धक्का मारकर कहता है कि चल हट,
मुझे तेरी शक्ल नहीं देखनी। लियाओ सोचती है कि इस शाओशू ने ऐसा भी कौन सा जादू किया कि ये जनरल और जीरुई दोनों ही उसके पीछे पागल हो गए। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां सरहद पर दुश्मन देश के लोगों ने जंग का ऐलान कर दिया था। इसीलिए अभी सभी लोग राजा से इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। जनरल कहते हैं कि शाओशू के पास एडवांस हथियार बनाने के काफ़ी अलग अलग आइडियाज़ हैं, तो हमें उससे बात करनी चाहिए। ये सुन जीरुई फट से मना करता है कि शाओशू एक औरत है और हमें मिलिट्री के मामलों में उसे नहीं घसीटना चाहिए। लेकिन राजा और जनरल दोनों को ही शाओशू पर पूरा भरोसा था। जब वो लोग शाओशू को यहाँ पर बुलाते कि शाओशू सरहद पर चल रही सारी सिचुएशन को समझने के बाद इन लोगों को अलग अलग हथियार बनाने के आइडियाज देती है और हमारे ज़माने की मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी बताती है। शाओशू की इतनी अच्छी प्लानिंग सुनकर राजा उसकी तारीफ करते हैं कि शाओशू, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, इस बार ये जंग तो पक्का हम ही जीतेंगे। जनरल एक प्राउड बॉयफ्रेंड की तरह उसकी तरफ देख रहे थे और ये जीरुई सोच रहा था कि इसको मिलिट्री के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज होगा, मुझे पता नहीं था। लगता है कि मैंने ही इसे समझने में गलती कर दी। जब ये लोग राजमहल से घर वापस आ रहे थे कि जीरुई शाओशू के पास दूसरा चांस मांगने आ गया था कि तुम सब कुछ भुलाकर मेरे पास वापस आ जाओ, मैं तुमसे दोबारा शादी करना चाहता हूँ। लेकिन वो उसे मना करके जनरल के साथ चली जाती है। अगले दिन शाओशू ने एक और हथियार बनाया था। जब वो जनरल को इसके बारे में बताने के लिए जा रही थी कि तभी ही कोई उसे किडनैप कर लेता है। वेल ये काम लियाव का था, उसने दूसरे देश के लोगों के साथ मिलकर ये काम किया। अभी वो उसे पकड़कर पूछ रही थी कि बताओ तुमने जनरल को कौन कौन से आइडियाज दिए जिस वजह से वो जंग जीत सके। शाओशू जिसके पास वो हथियार था वो जल्दी से उसे चलाकर यहाँ से भाग जाती है। उसे बाहर ये सभी लोग मिल गए थे। दरअसल में शाओशू की नौकरानी ने जनरल को पहले ही बता दिया था कि किसी ने मेरी मैडम को किडनैप कर लिया, तो इसी वजह से ये सभी लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए। लियाओ उस धमाके में बच गई थी। जैसे ही वो बाहर आती कि जीरुई उसे चाटा लगाकर कहता है कि धोखेबाज कहीं की, मुझे पता नहीं था कि तुम दुश्मन देश के साथ इस तरह से मिली हुई हो। जनरल कहते हैं कि दुश्मन देश के साथ मिलकर अपने देश के साथ गद्दारी करना ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह है और इसकी सजा मौत है। ये सुनकर लियाव कहती है कि जीरुई प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी बच्चे को लेकर प्रेग्नेंट हूँ, मेरे लिए ना सही पर प्लीज मेरे बच्चे के खातिर मुझे जाने दो। शाओशू कहती है कि ये बच्चा जीरुई का नहीं बल्कि तुम्हारे सीक्रेट लवर का है। ये सुन जीरुई कोई शॉकिंग एक्सप्रेशन दे पाता कि तभी ही उसका ध्यान इस बंदे पर जाता है। वो कहता है कि ये तो वही सुहाग रात वाला बंदा है जिसने शाओशू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसका मतलब ये है कि लियाव ये सारा तुम्हारा किया धरा था। तभी ही वहाँ पर मंत्री जियांग आकर उस पर चिल्लाने लगे थे कि तुम आखिर में अपनी बहन के साथ इतना गलत कैसे कर सकती हो। उस रात गांव में क्राउन प्रिंस जीरुई की मदद शाओशू ने की थी, लेकिन तुमने उसका सारा क्रेडिट ले लिया और उससे शादी कर ली। उस वक्त मुझे ऐसा लगता था कि शाओशू जीरुई की खूबसूरती और पावर देखकर उसके पीछे पड़ी है, लेकिन असल रीज़न तो वो रात थी जिसके बाद वो उसके साथ अटैच हो गई, उसे प्यार करने लगी। लेकिन तुमने जो ये किया वो बहुत ही ज्यादा गलत था। तुम तो बेटी कहलाने के लायक नहीं। जीरुई को सारी सच्चाई जानने के बाद एक झटका सा लग जाता है। आगे लियाव को मौत की सजा हो गई थी और जीरुई वापस से ड्रिंक करने लगता है। अभी वो फुल देवदास मोड में चला गया था, लेकिन फिर उसे लगता है कि मैं अभी भी सारी चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, शाओशू मेरे पास वापस आ सकती है। इतना सोचकर वो अगले ही दिन से रोज रोज शाओशू की पसंदीदा चीज़ को उसे गिफ्ट में देने लगा था और उसे मनाने की काफ़ी कोशिशें कर रहा था। लेकिन शाओशू उसकी दी हुई एक भी चीज़ को नहीं लेती और ना ही उससे मिलती है। एक दिन ऐसे ही वो शाओशू के घर के सामने बैठा था कि वहाँ पर जनरल शाओशू से मिलने के लिए आते हैं कि शाओशू उसे सामने से घर के अंदर लेने के लिए आई थी। ये चीज़ देखकर वो सोचता है कि शाओशू पहले मुझे भी इसी तरह से पसंद करती थी, मैंने ही सब खराब कर दिया, मैंने ही उसके प्यार की कदर नहीं की। वो ये सब सोच ही रहा था कि कोई उस पर हमला कर देता है। अब जनरल वहीं पर ही थे तो वो जल्दी से उस हमलावर को पकड़कर ख़त्म कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जनरल को पता लगता है
कि ये हमला ज़ीरुई के ऊपर दूसरे राजकुमार ने कराया और ऐसा उसने सिर्फ एक बार नहीं काफ़ी बार किया है। राजा जब दूसरे राजकुमार से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, भला तुम अपने ही भाई को क्यों मारना चाहते हो, दूसरा राजकुमार बताता है कि आपने उसे क्राउन प्रिंस बनाया, बचपन से ही आप उसे ज्यादा प्यार करते थे, जबकि आपने मुझ पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। इसीलिए मैंने दुश्मन देश के साथ मिलकर सत्ता पलटवार करने की कोशिश की। मैं ज़ीरुई और आप दोनों को मारकर इस देश का राजा बनना चाहता हूँ। उसकी ये सारी बातें सुनकर राजा को यकीन नहीं हो रहा था कि इस जैसी औलाद को उसने पैदा किया। वो कहते हैं कि अच्छा, तो वो छुपे हुए आस्तीन के सांप तुम थे। जैसे ही वो दूसरे राजकुमार को मौत की सजा सुनाने चाहते कि वो तलवार पकड़कर राजा को ही मारने के लिए आगे बढ़ रहा था कि जनरल तभी ही उसका काम तमाम कर देते हैं। आगे जनरल शाओशू को अपने साथ सरहद पर लेकर जा रहे थे, जहाँ पर वो उसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारा शादी करने का कोई इरादा है, कि वो कहती है कि नहीं, अभी तो मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। जनरल कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें पूरी दुनिया घुमाऊंगा, लेकिन अगर तुम्हें किसी दिन ये लगे कि तुम्हें शादी करनी है तो मेरे पास आना, मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए तैयार हूँ। जब वो दोनों यहाँ से जा रहे थे कि दूर से ज़ीरुई उन दोनों को जाते हुए देखता है, लेकिन वो शाओशू को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता। बस फिर इसी तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।